अगर किसी गांव में जाकर पूछोगे किसी से कि भैया बताइए इनकम टैक्स क्या होता है, तो वो बता देगा हाँ भैया मैं जानता हूँ। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में गांव गांव बच्चा बच्चा जो भी पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है वो सब इस पोस्ट के बारे में, वो सब इस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं कि आयकर विभाग इनकम टैक्स ऑफिस क्या होता है। ठीक है। तो और किसी पोस्ट के बारे में जानते हो ना जानते हो गवर्नमेंट की, पर इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसी पोस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो भी बात करेंगे वो मैं आपको पूरी इसमें डिटेल बताने वाला हूँ क्या क्या इस वीडियो में रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मैं ही हूँ, ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड। तो हम सारी बातें करेंगे इस बारे में। और इत्तेफाकन अगर आप इनकम टैक्स ऑफिस का कभी डालेंगे सर्च करने के लिए तो उसका ऑफिस ये बन के आएगा। और फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इसी ऑफिस में जॉब भी करता हूँ। ठीक है। तो आज पूरी बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं और क्या क्या बात करेंगे वो भी। ठीक है। बट जब भी आप किसी इनकम टैक्स ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जरूर लिखा होता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आयकर विभाग। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जीएसटी भी इसी के अंदर आता है, और भैया हमारे पास ये इनकम टैक्स भी इसी के अंदर आता है। इस बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे और क्या क्या पढ़ने वाला है इस वीडियो के अंदर वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है इस वाली जॉब के अंदर, एलिजिबिलिटी क्या रहती है वो पूरी बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कैसे इस पोस्ट के अंदर जा सकते हैं, कौन कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी कितनी रहती है, हर साल कितनी रहती है, और इसकी सैलरी कितनी रहती है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही इस एग्जाम के लिए, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, और साथ साथ इसके प्रमोशन कैसे है, और दूसरी जो फैसिलिटीज़ रहती हैं इसकी कि इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो सारी बातें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस से। तो दोस्तों इसका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप चाहते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के वैसे अलग दूसरे तरीके भी होते हैं, बट अगर सीजीएल के थ्रू जाना चाहते हो तो उसमें दो पोस्ट लगती हैं, एक टैक्स असिस्टेंट और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हम बात करने वाले हैं। एक एग्जाम होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब इसके नाम में ही पता है कि ग्रेजुएट लेवल मतलब वो बच्चा जिसने ग्रेजुएशन की हो। अब कौन सी ग्रेजुएशन वो भी हम बात करेंगे। वैसे आप किसी भी ग्रेजुएशन से हो सकते हैं, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी किया हुआ आपने, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हम बात करेंगे, बट इस एग्जाम का नाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। हर साल ये एग्जाम आता है। इस साल भी आगे आने वाला है, अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है। तो 2024 के तो एग्जाम हो चुके हैं। आइए इसका हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में इसमें रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस जिससे आप जीके जीएस बोलते हैं वो आती है, मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश आता है। अच्छा ध्यान देना, हर किसी सब्जेक्ट के हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और सारा पेपर हमारे पास 200 नंबर का होता है। इस बार की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल वाले बच्चे के लिए 153 पॉइंट समथिंग रही थी। तो ये हमारे पास 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 अगर 22 की बात करूँ तो 114। तो ये कट ऑफ रहती है दोस्तों। पर ध्यान रखना हर चैप्टर से 50-50 नंबर का आता है। आप किसी भी चैप्टर पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप स्विच कर सकते हो किसी भी टाइम पे। इसमें इतना आपको नंबर चाहिए होता है, जैसे कि अच्छा हाँ 1 घंटे आपको टाइम मिलता है। आपको टाइम कितना मिलता है, 1 घंटा मिलता है। अच्छा ये वाला जो प्रोसेस रहता है टीयर 1 जो पहला एग्जाम होता है इसका, ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है और आपका टीयर 1 मतलब पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ये क्लियर होता है दोस्तों, जैसे ही क्लियर होता है आपका, आप फिर मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि 2-2.5 महीने बाद प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहला सेक्शन होता है दोस्तों मैथ्स का और रीजनिंग का। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है इसके अंदर। क्लियर है। मतलब आप मैथ्स और रीजनिंग कभी भी कर सकते हो, हिंदी में चाहो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में, कभी भी स्विच भी कर सकते हो लैंग्वेज भी। 1 घंटे में जैसी मैथ्स और रीजनिंग हुआ, अगला 1 घंटे में स्विच हो जाएगा। फिर मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पाओगे आप, वो चले गए। अब आपको जीके जीएस और इंग्लिश करनी है। इनके भी इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। इनमें भी आपस में स्विच कर सकते हो, जब भी चाहो आप इंग्लिश करना चाहो इंग्लिश कर लो पहले, जीएस करना चाहो जीएस कर लो पहले, या फिर बीच में ही आप स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये 135 नंबर का इंग्लिश हो जाता है और 75 नंबर का जीके जीएस, मतलब इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा नंबर का होता है। सारे अगर मिला दिए जाएँ तो ये 390 नंबर बनते हैं।
अब आप कहोगे सर इसके अलावा, अच्छा इसमें भी 1 ही घंटा मिलता है, इंग्लिश और जीके जीएस में 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग में और 1 घंटा जीके जीएस और इंग्लिश में। जैसे ही होगा एकदम से एग्जाम स्विच हो जाएगा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 60 नंबर पेपर। ध्यान रहना, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब कंप्यूटर के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, बट कंप्यूटर क्वालिफाइंग हो, एक नंबर लेके आना पड़ता है। लेट्स सपोज 24 नंबर लेके आने पड़ते हैं जनरल वाले बच्चे को, ठीक है। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाली पोस्ट होती है, सीपीटी पोस्ट जो होती है, उनमें आपको मिनिमम उतने नंबर तो चाहिए उन पोस्ट के लिए। तो ये उन पोस्ट के लिए है। दूसरा, अच्छा ये 15 मिनट का ही टाइम मिलता है इसके अंदर बस और बस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से आप इसे कर लोगे। पर ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। नंबर से मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके जीएस की होते हैं। मतलब 390 नंबर का जो पेपर है मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस, उसी में से कट ऑफ बनती है, उसी में से नंबर काउंट किए जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर दे देंगे, आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, फिर आपको टाइपिंग करनी होगी। और टाइपिंग लगभग 27 से लेके 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होता है, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ मिलता है, 2000 की डिप्रेशन होते हैं, 2000 बार आपको उसमें कोमा स्पेस सब काउंट होता है। तो फिर आपको टाइपिंग, सॉरी इसमें आपको टाइपिंग भी करनी पड़ती है, इसे डाटा एंट्री टास्क भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये वाली टाइपिंग भी इसके अंदर होती है, मैथ्स इंग्लिश जीके जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर टाइपिंग। जब ये भी हो जाता है, फिर दोस्तों आपका आगे का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? पहला देखो दोस्तों, आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ जो कि क्वालिफाइंग था, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन जो भी मैंने बताया 390 नंबर का। इसमें से अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, फिर दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट चाहिए। उसमें आपने मान लीजिए भर दिया कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है, बट आपने सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दिया कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अब आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर्म भर दिया और आपकी लग भी गई जॉब, मतलब आपको मिल भी गई। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया है। फिर अगर आपको मिल जाता है दोस्तों, तो फिर आपका डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट में जिस जोन में हुआ है आपका, उसी जोन में जाके आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है। इसमें फिजिकल नहीं होता, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में फिजिकल नहीं होता, मेडिकल होता है। आंख नाक मुंह चेक करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, ये सब कुछ चेक करते हैं आपका, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। पर ध्यान रखना दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें ट्रांसफर नहीं होता। मान लेते हैं मैं गुजरात जोन में हूँ, तो गुजरात जितना भी जोन है उसके बाहर नहीं जा सकता, मेरे ट्रांसफर विद इन गुजरात होंगे। या फिर अगर मान लीजिए मैं कानपुर जोन में हूँ तो विद इन कानपुर जोन होंगे। लखनऊ जोन में हूँ तो लखनऊ में, पुणे या मुंबई या फिर जो भी हमारे पास बेंगलोर जोन है या कोलकाता जोन है, जिस भी जोन में जाऊंगा मैं उसी जोन में रहूंगा, ठीक है। मान लेते हैं मैं गुजरात में हूँ, तो मेरा अहमदाबाद से वडोदरा हो जाएगा, वडोदरा से सूरत हो जाएगा, सूरत से राजकोट हो जाएगा, जितने भी हमारे पास अलग अलग यहाँ जहाँ स्टेशन है इनकम टैक्स के। बट गुजरात जोन से बाहर नहीं जा सकता जब तक मैं ग्रुप ए जॉब में नहीं आ जाता। अब वो ग्रुप ए जॉब क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि इसमें ट्रांसफर अलाउड नहीं है। कभी आप सोचो कि इसमें ट्रांसफर होते हैं, मैं कभी घर पहुंच जाऊंगा। अच्छे नंबर आएंगे तो आपको ऑलरेडी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ कट ऑफ प्लस नंबर आएंगे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो एक अच्छे नंबर लेके आने होते हैं। वो नंबर कितने होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैचलर डिग्री चाहिए होती है किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छी खासी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। तो वहां से आप उसकी वो कर लीजिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, तभी जाके आपकी क्या लगेगी, आपको ये वाला एग्जाम देने को मिलेगा। दूसरा, एज आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल वाले बच्चे की, ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए भी कुछ 3 साल लेते हैं और SC ST के लिए, SC के लिए भी 5 साल मिलते हैं, तो वो एज रिलैक्सेशन हो गया। बट नॉर्मली जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनको 30 साल से ऊपर की उनकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं दोस्तों, 2022 के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 450 वैकेंसीज थी, ठीक है। 2023 के अंदर दोस्तों इसकी वैकेंसीज 168 थी, थोड़ी कम हो गई। और 2024 के अंदर दोस्तों इसकी वैकेंसीज जो भी है, फिक्स वैकेंसीज 411 है। तो वैकेंसीज भी देख सकते हैं आप कि हमारे पास 2022 में कितनी थी, जब से पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, 2023 में कितनी थी और 2024 में कितनी थी। इसका लगभग टोटल सैलरी 86,000 या 85,000 बनती है, बट जो इन हैंड सैलरी आती है एक्स सिटी में,
वो लगभग 72 या 73 हज़ार आती है। इसमें 3 टाइप की सिटीज काउंट होती हैं। एक होता है एक्स सिटी, अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए, एक होती है वाई और एक होती है जेड। ये जैसे कि हमारे पास मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, इन्हें एक्स सिटीज बोलते हैं। यहाँ पर सारे संसाधन होते हैं, तो वहां पर लगभग सैलरी आपकी इतनी बनती है। उससे थोड़ी सी कम वाई सिटी में, और उससे थोड़ी सी कम आपकी जेड सिटी में। ये 3 प्रकार की सिटीज होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब वैकेंसी और सैलरी की मैंने आपको बता दी है, इतनी वैकेंसीज बन रही हैं, और इस साल इतनी वैकेंसी है, 2025 में आप देख सकते हैं लगभग लगभग कितनी वैकेंसीज बन जाएंगी इस जो चल रहा है हमारे पास उसके हिसाब से। आगे चलते हैं दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं। अब दोस्तों कट ऑफ भी जानना आपका बहुत जरूरी है। ये तो टीयर 1 की कट ऑफ है, इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, हर साल चेंज होता रहता है आगे पीछे। बट अगर मैं 2023 की बात करता हूं, 2023 के अंदर 325 गई थी यूआर की, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 315 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 316, और एससी की 300, और एसटी की 296 गई थी। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, कट ऑफ है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, कट ऑफ है। किसके लिए, 2023 वाले जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं अलग अलग कैटेगरी से। अगर मैं 2022 की बात करूं तो देखो ध्यान से, 331 नंबर लाने पड़े यूआर वाले बच्चे को, ओबीसी वाले बच्चों को लेके आने पड़े 323 लगभग, 324 भी बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले को 325 नंबर, और दोस्तों हमारे पास एससी को 305 और एसटी को 301 नंबर में हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया था 2022 में। तो मैंने आपको 2022 वाले भी बता दिया, 2023 वाले बता दिया, 2024 के अब तक आए नहीं है कट ऑफ मार्क्स, बट इतने पे दिया भैया हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया था। ये कट ऑफ है 2022 और 2023 की। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लगभग लगभग कितने नंबर लेके आने हैं विद इन योर कैटेगरी इस जॉब को लेने के लिए। ठीक, ये दोस्तों हमारे पास क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। अच्छा, ओके, अगर मैं इसके आगे चलूँ, वर्क प्रोफाइल क्या होती है दोस्तों, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ इसके अंदर। तो इसमें एक असेसमेंट जॉब होती है, एक नॉन असेसमेंट जॉब होती है, एक प्रॉपर डेस्क जॉब होती है, और एक में जिसमें आप सोचते हो कि रेट पे जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, बेसिकली हमारे पास क्लरिकल जॉब की तरह ही है हमारे पास। जैसे टीडीएस देखना हो गया हमारे पास, असेसमेंट हो गए हमारे पास, ठीक है, रिव्यू जॉब्स हो गई, क्या चल रहा है उसका बिल्कुल एक नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी होती है, वो यहाँ पर पूरी की पूरी डेस्क जॉब होती है। ठीक है, हाँ कभी कभी आपका नाम आ सकता है सर्च में या फिर जिसे रीड कहते हैं, बट बहुत ही रेयरली होता है इसके अंदर। बट अगर आप क्या करते हैं, नॉन असेसमेंट जॉब, जहां पर असेसमेंट नहीं, जहां पर फील्ड वर्क है, जहां पर आपको सर्च के लिए जाना पड़ सकता है, आपको नोटिस सर्व करने के लिए मतलब जाना पड़ता है कि नोटिस देने कहीं चले गए कि भैया ये आपका है या जो भी आपका है, आप देख लीजिए, फील्ड वर्क है, सिग्निफाइड यू बिकम पार्ट ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम कंडक्टिंग रेड्स, जो रेड करती है उसका आप हिस्सा होते हैं। यहाँ पर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगातार महीने में 2-3 सर्च पे जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी जाना पड़ता 2-3 महीने तक, बट हाँ आपको तैयार रहना पड़ता है। और यहाँ पर ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह गए और शाम को आ गए, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। अगर आप सर्च पे गए हुए हो तो आपको वहां रुकना भी पड़ता है, उन्हीं के घर रुकना पड़ता है, या फिर बाहर भी रुकना पड़ सकता है। और 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, पर डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि उसे किस टाइप की जॉब चाहिए। वो चाहता है 9 to 5 वाली या फिर वो ऐसी। वैसे जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट, जैसे जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो ये आपके हाथों में नहीं होता कि आप इस वाले उसमें आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, या फिर आप नॉन असेसमेंट वाले में आ रहे हैं, तो ये आपके हाथों में नहीं होता। मान लीजिए आप इसमें आ गए तो आपको 2-3 साल सर्व करना पड़ता है, क्योंकि प्रोविजन टाइम चल रहा होता है, उसके बाद आप ट्रांसफर लेके जा सकते हैं, मांग सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं। या फिर आप डायरेक्टली इसी उसमें आ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर, जहाँ पर ही सब कुछ सर्च वर्च चलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है कैंडिडेट्स की, जो भी आप जिनके साथ भी आप सर्च, जिनके अगेंस्ट आप सर्च कर रहे होते हैं, एसएससी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये भैया हमारे पास यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस का काम लेना पड़ता है। दूसरी एजेंसी भी आपको इंटेलिजेंस देती है, या फिर आपको कभी कभी इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जो आपको बातें बताते हैं कि आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। क्लियर है, ओके भाई लोग, 1 मिनट, ओके। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया वर्क प्रोफाइल क्या होता है। इसके अंदर प्रमोशन की बात अगर मैं करूं, तो प्रमोशन एक तरह से ऐसा हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट में, कुछ मैंने देखी है वीडियोस, वहाँ कहते हैं कि इसमें प्रमोशन जल्दी है। हाँ जल्दी है, आप कह सकते हैं एमटी से टीए, टीए से सीनियर टीए, और उसके बाद इंस्पेक्टर।
जल्दी बन जाते हैं। बट इंस्पेक्टर में जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आप आईटीओ बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिस ऑफिसर, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते, दोनों अलग अलग होते हैं। इस पे आप लगोगे सीजल के थ्रू, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके 8-9 साल बाद आप आईटीओ बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और साथ साथ ग्रेड ए की जॉब है, जिसमें आपके साइन की वैल्यू होती है। अगर आप साइन करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, तो उसको वो गेजेटेड ऑफिसर होता है आईटीओ, ठीक है। अब आईटीओ बनने के बाद दोस्तों आपको काम करना पड़ता है फिर, पर आईटीओ बनना भी आसान नहीं है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं। इंस्पेक्टर के बाद जब आप आईटीओ का एग्जाम देंगे तो पुराने लोग भी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, जब कोई सीट अवेलेबल होगी तभी जाके आप आईटीओ बनेंगे, क्लियर है। और उसमें भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आप क्या बनते हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एसीआईटी बोलते हैं इसको, ये बनते हो। अब एसीआईटी आ गया ग्रुप ए लेवल पे, ये तो ग्रुप बी की हो गई। ध्यान देना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी की जॉब है, जो भी इस साल गैजेट से ग्रुप बी की बनने वाली है, बट अभी ग्रुप सी की जॉब है ये। आईटीओ ग्रुप बी की जॉब है। और जैसे ही आप एसीआईटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं तो दोस्तों एक ग्रुप ए लेवल की जॉब हो जाती है, मतलब जिससे डायरेक्टली यूपीएससी से लोग आते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स, तो आप प्रमोट ही होकर एसीआईटी बन जाते हैं। और यहां पर दोस्तों आपका फिर ट्रांसफर अलाउड हो जाता है। यहां तक तो ट्रांसफर अलाउड नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर तक, बट उसके बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको यहां सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो सकता है बाहर भी, जिस जोन में, उससे बाहर जोन से आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद अगर आप ले लेते हो तो आपको डिप्टी कमिश्नर बन जाते हो, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड देन आप ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके आगे भी है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो सबसे बड़ा होता है उस जोन के अंदर। बट जो इंस्पेक्टर होता है वो मैक्स टू मैक्स कहां तक पहुंच पाता है दोस्तों, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता देता हूं। मैक्स टू मैक्स दोस्तों वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहुंच पाता है दोस्तों, कहां तक, यहां तक, ज्वाइंट तक। मैं अब देखो, इतने सारे इंस्पेक्टर होते हैं, इतने सारे इंस्पेक्टर होते हैं, सारे तो बन नहीं सकते, तो वो यहां तक पहुंच पाते हैं, कुछ तो यहीं तक रह जाते हैं। हाँ, ये तो हो ही जाता है, एसीआईटी तो बन ही जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो बन ही जाते हैं, और यहां तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक, ठीक। बट ये है हमारा, आप ग्रुप ए लेवल पे ही रिटायर करोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एसीआईटी तो आप आराम से बन जाओगे। तो ये प्रमोशन था, और काफी सारा अच्छा प्रमोशन है, काफी सारी अच्छी चीजें हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो आप, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। वर्क भी अच्छा है, आपको मजा भी आता है काम करने के अंदर, साथ साथ नाम भी, किसको बाहर देखो तो सब जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, तो आपकी इज्जत भी, आपकी सोसाइटी में इज्जत भी बनी रहती है, एक मतलब रुतबा होता है आपका, भोकाल होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। आपका एक कार्ड बनता है, पहली बात तो आपका कार्ड बनता है जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, उसके अलावा भी एक कार्ड बनता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, सीजीएचएस कार्ड जो होता है, जिसके थ्रू आप मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, बहुत सारे। अच्छा, उसके अंदर अगर आप सीजीएचएस अभी डाल के देखोगे कि हॉस्पिटल्स अंडर सीजीएचएस, तो जितने भी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आते ही आते हैं, और बहुत सारे, जैसे अपोलो हो गया, आपका मैक्स हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो भी हैं जो सीजीएचएस के अंदर आते, सीजीएचएस के अंदर आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपको सब कुछ ही फ्री मिल जाएगा, नहीं, आपको पहले सीजीएचएस जाके एक रेफरेंस, वो मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पर आप दिखाते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वहाँ से एक रेफरेंस, आपको रेफरेंस कार्ड मिलता है, जहाँ से आप रेफरेंस लेकर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। फिर वहाँ जो भी आपका खर्चा होगा वो यहाँ पर देना होता है, तो सारा खर्चा नहीं होता है। सर मान लीजिए 100 रुपये आपका खर्चा हुआ, तो आपको कुछ रुपया 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ वापस मिल जाता है। तो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, पर ऐसा नहीं सारा पैसा मिल जाएगा, या फिर आपने बस कहीं भी खर्चा कर दिया और आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपको 30 लीटर पेट्रोल जो होता है उसका पैसा मिलता है, 30 लीटर पेट्रोल का आपको पैसा मिलता है। साथ साथ आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक सिम भी मिलता है, बीएसएनएल सिम हो सकता है, अलग अलग जगह जोन में अलग अलग चीज़ है, बट हमारे यहाँ तो बीएसएनएल का जैसे सिम मिल गया डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर उसका भी आपको, उसका फ़ोन बिल भी आपको मिलता है, पैसे मिलते हैं उसके, ठीक है, बिल भरने के लिए मिलता है उसको, जो भी है, जो भी आएगा आपका। 3 साल बाद आपको एक बैग मिलता है इनकम टैक्स, जिस पे लिखा रहता है, एक बैग मिलता है, स्लिंग बैग होता है वो, आपने देखा होगा, ठीक है, ऑफिस बैग टाइप रहता है वो, अच्छा बैग रहता है। तो 3 साल बाद आपको, हर 3 साल बाद आपको एक बैग भी मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दिवाली पे बोनस मिलता है, जब पहली बार मुझे मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिवाली पे बोनस मिलता है आपको, काफी अच्छा, मतलब ये है कि दिवाली पे हर साल बोनस मिलेगा आपको। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब आपको साल में ट्रेन में
घूमने का या फिर एक फ्लाइट की टिकट, उसका भी बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं पूरी फैमिली लेके जा रहे हो, आपके लिए होता है वो, ठीक है, आपके लिए मैक्स टू मैक्स आपकी वाइफ के लिए, तो ये एलटीसी भी मिलता है। और भी है कि आपको ट्यूशन फीस, जो बच्चे आपके जो बच्चे होंगे उसके उसकी ट्यूशन फी भी होती है, ठीक। बट अगर आप, अच्छा सीजीएस कार्ड की अच्छी बात क्या है, अगर आपके मम्मी पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट है या आपके भाई बहन भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका भी सीजीएस कार्ड बन सकता है आपके थ्रू, बट बशर्ते वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, उनकी खुद की सैलरी या फिर वो जॉब कर चुके हैं या फिर उनकी पेंशन आ रही है, तो भैया नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आगे आके शादी करेंगे, तो उनका, आपके वाइफ का या फिर जो आपके बच्चे होंगे उनका, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका भी सीजीएस कार्ड बन जाता है। दोस्तों ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए दी है। क्या इसके प्रमोशन है, क्या इसकी भी एलिजिबिलिटी है, क्या वैकेंसी रही, क्या कट ऑफ रही, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने आपको खुल के सारा बताया। ऐसी दूसरी पोस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए जितनी भी सीजल के थ्रू जॉब्स लगती हैं, उन सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो के। ये आपके लिए पूरी पोस्ट वाइज डिटेल बना रखी है मैंने, एक ही सेशन उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप उस डिपार्टमेंट की, उस जॉब की क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या प्रमोशन है, क्या सैलरी है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा बता रखा है। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं इस साल, दोस्तों हमारे पास सीएचएसएल के, सीजीएल के लिए सक्सेस स्टोरी का मैंने आपको ये बता रखा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है इस वाले सीजीएल के लिए जो 2025 में आ रहा है। सारी डिटेल दे रखी है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस वीडियो से पढ़ना है, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, पर डे कैसे पढ़ना है, मैथ्स कितना पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, जीएस कितना पढ़ना है, वो सारा मैंने बता रखा है, और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इसमें पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है आपकी 2025 सीजीएल के लिए, तो ये दोनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों का ही लिंक मैंने नीचे दिया गया है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि यार आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिले और साथ में मेरे रहो, तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम पे सारी वीडियोस डाली हुई हैं अपनी, मैथ्स की इतनी वीडियोस पढ़ाई हुई है मैंने वो भी, और जो भी अपडेट आता है वो आता रहता है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है मेरे टेलीग्राम का, साथ साथ आप यहाँ से भी, अगर आप थोड़ा सा लेजी हैं तो आप यहाँ से भी इसको स्कैन करके मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं इस बार कोड के थ्रू, जिससे कि आप छोटे मोटे अपडेट्स जल्दी आपको मिल सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसी मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।